फ्रेंड्स, तो चैप्टर नंबर 2 में नेक्स्ट टॉपिक है रक्त, ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पर रक्त हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करता है। ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है, ऊतकों और कोशिकाओं के मध्य परिवहन करता है। रक्त गैसों का आदान प्रदान करना, ये हम किसके द्वारा जानते हैं? रक्त के द्वारा। रक्त हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, तो ये रक्त के कार्यों में आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी हम वो ब्लड है, ब्लड के मेनली 2 पार्ट पढ़ेंगे। एक सुना है हमने, प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा। इसमें वो तरल पदार्थ होता है, ये तरल पदार्थ जिसको कहते हैं रक्त प्लाज्मा। क्या होता है? रक्त प्लाज्मा। और दूसरा ठोस पदार्थ होता है, वो होती हैं रुधिर कणिकाएँ। इसमें रुधिर कोशिकाएँ जो होती हैं, तो यहाँ पर हम रुधिर कोशिकाओं के बारे में आज पढ़ेंगे। इसका जो ठोस पदार्थ हैं, तो रुधिर कोशिकाओं 3 प्रकार की होती हैं ये, जिसमें से लाल रुधिर कोशिकाएँ यानी RBC, रेड ब्लड कार्पल्स। तो लाल रुधिर कोशिकाएँ ये हम आकार की बात करें तो उभय अवतलाकार होता है, ऐसा एप्पल लीफ की तरफ। जैसे आटे की गोली बनाओ, उसको दोनों तरफ से आप ऐसे दबा दो, तो ऐसे आकार होता है इसका, उभय अवतलाकार। ये इसमें केंद्रक विहीन कोशिका है, केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका जो जीवन काल है लगभग 120 दिन होता है। कितने दिन तक जीवित रह सकती हैं ये कोशिकाएं? 120 दिन तक जीवित रह सकती हैं। कौन सी? लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कैसा होता है? 120 दिन। और इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? लाल। तो RBC का क्या काम है? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन के। और इनका जीवन काल कितना बताया मैंने? 120 दिन बताया। कैसी बताई आकृति? उभय अवतलाकार। इसमें केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक नहीं होता। और ये क्या काम करती है? हीमोग्लोबिन से साथ ऑक्सीजन परिवहन का काम करती हैं। और रंग कैसा है इनका? लाल रंग की होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखें, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, वाइट ब्लड कार्पल्स, ये इनका जीवन काल लगभग 7 दिन होता है, 7 दिन होगा। ये इसमें केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं, इसमें केंद्रक होता है। और ये रंगहीन होती हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ये रंगहीन कोशिकाएं हैं। ये हमें क्या करती हैं? रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। रोगों से क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। इसमें हमें इनको ल्यूकोसाइट कोशिकाएं भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट कोशिकाएं भी कहते हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं कोशिकाएं, वो 7 दिन जीवन काल है, रंगहीन है, केंद्र युक्त कोशिकाएं हैं, है ना। और इनका काम है रोगों से हमें सुरक्षा करना। ऐसे बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट, ये बिम्बाणु क्या करता है? चोट लगने पर, आपको चोट लग जाती है, लगने पर रक्त का थक्का जमाता है। रक्त का थक्का जमाता है। चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाता है। और इसका जीवन काल लगभग 10 दिन होता है। कितना? 10 दिन होता है।
ये भी केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, स्वयं केंद्रक युक्त हैं पाई जाती हैं, केंद्रक पाया जा रहा है इसमें। और इसका जीवन काल कितना बताया, लगभग 10 दिन होता है। तो ये क्या थे, इन प्रकार की कोशिकाएं। और ये रक्त का तरल पदार्थ प्लाज्मा होता है, इसमें रक्त का लगभग 90% यही होता है, भाग है। और आरबीसी की संख्या भी लगभग 99% होती है ठोस कणिकाओं की, यानी आरबीसी सबसे ज़्यादा मिलती हैं, बाकी में ये फ्लूइड कणाएं और बिम्बाणु पाए जाते हैं। अब रक्त के क्या कार्य हैं? रक्त के कार्य, हमारे शरीर में रक्त शरीर का पीएच संतुलित रखता है। पीएच शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का विनिमय ऑक्सीजन और ऊतकों के मध्य करता है। शरीर के अंदर खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, तो ये खाद्य पदार्थों का परिवहन का भी काम कर रहा है, तापमान को नियंत्रित कर रहा है, पीएच को नियंत्रित कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को भी क्या कर रहा है, ये संतुलित यहाँ पर कोशिकीय ऊतकों के मध्य क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। और भी बहुत सारे काम है। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम कर रहा है। उत्सर्जी पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये रक्त के कार्य थे। इसके बाद आता है हृदय, हार्ट, हृदय की संरचना। इसके बाद हृदय आता है। तो अब लेते हैं हृदय की संरचना। तो यहाँ पर आप हृदय की संरचना में क्या करेंगे, एक पान का सा पत्ता बनाएं, ऐसी संरचना बनाएंगे। अंग्रेजी का V आकार ले सकते हो। और इसको देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, ये आकार ऐसे करना है, ये। अब ये यहाँ पर महाधमनी बनानी है। यहाँ पर ये बाल बन गया, एक इधर से बनाएंगे, ये बाल इधर लगा देंगे, ठीक है। अब इधर साइड में से क्या लेना है, एक गोला ऊपर की साइड में। अब इसको क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे ऐसे, ऐसे ही इधर बनाएंगे, ये मिला लिया और ये इसमें गोला मार दिया। तो यहाँ पर बाल लगाएंगे, ये। तो ये देखो, मनुष्य का जो हृदय है बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है, इसे डियामीटर पायामीटर कहते हैं। तो हृदय वर्ण है, ये दोहरा है, इसके अंदर हृदयवर्णी द्रव भरा रहता है। ये हृदयवर्णी द्रव है हृदय के अंदर, जो बाह्य आघातों से इसकी क्या करता है, सुरक्षा। ये गुलाबी रंग के आकार का होता है और वक्षस्थल में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर बाईं ओर, ये जेब लग रही है, इधर साइड में स्थित होता है। कैसा है, बंद मुट्ठी के आकार का है इस पर। तो यहाँ हृदय की में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने हैं, 4। ऊपर के दोनों क्या होते हैं, आलिंद। तो ये आलिंद है, इसमें इधर का है, ये बायां है, बायां आलिंद। ये दायां आलिंद कहलाएगा। ऊपर के आलिंद होते हैं, नीचे निलय, तो ये बायां निलय हो गया। और
ये दायां निलय हो गया। कौन सा है? दायां निलय हो गया यहाँ पर। तो यहाँ ये 4 चैम्बर हो गए। ये द्विवलनी कपाट है, द्विवलनीय कपाट। इंट्रावर्ट वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, तो द्विवलनी एवी वाल्व है। ये त्रिवलनी होता है, ये त्रिवलनीय एवी वाल्व है। तो यहाँ हृदय की संरचना में देखो, ये वायालिंद है। वायालिंद में कहाँ से आता है? फुफ्फुस से रखता शुद्ध रुधिर आता है इसमें। कहाँ से आता है? फुफ्फुस से। फुफ्फुस से शुद्ध रुधिर आता है। ये शुद्ध रुधिर जब यहाँ पर संकुचन होता है तो किस में चला जाता है? वायु निलय में आ जाता है। यहाँ से ये प्रेशर के साथ एक साथ वाल्व खुलेगा, ये इसमें आ जाएगा। फिर इससे क्या जाएगा? ये जब इसमें संकुचन होगा तो ये वाल्व खुल जाएगा। ये महाधमनी है तुम्हारी, इसको 2 जगह भी बना सकते हैं इधर से। तो यहाँ आप ऐसे इधर निकाल सकते हैं, इसमें 2 ये, और ऐसे ही इसमें से भी 2 निकल जाएंगी, तो ये इधर हो जाएंगी। तो ये कौन सी है? महाधमनी है। महाधमनी में होता हुआ शरीर के अंगों को पहुंचा दिया जाता है, यानी यहाँ से बाहर जा रहा है, अंगों में जाता है। अंगों से वापस इधर से निचले भाग से, यहाँ ऊपरी भाग से ये आता है कहाँ? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से यहाँ पर ये संकुचन होता है तो निलय में, और निलय से ये यहाँ पर फुफ्फुस सिरा के माध्यम से क्या है? फेफड़ों में चला जाता है। तो हम यहाँ पर फेफड़े बना सकते हैं, ये फेफड़े बना सकते हैं, या ये फेफड़ों से कहाँ आ रहा है? रक्त इधर आ रहा है, इनमें दोनों में, इसमें आया बायां दायां से। तो ये फेफड़ों से जो नाले वाली नलिका है वो है फुफ्फुस सिरा। क्योंकि सिरा और धमनी क्या होती है ये भी जानना जरूरी होगा। इससे पहले आप, ये रुधिर वाहिनियाँ हैं, धमनी और सिराएं। तो यह देखिए थोड़ा, धमनी, आर्टरी और सिरा वेन। तो धमनी आप ऐसे याद कर सकते हो, धर्म कर्म करने वाला आदमी पवित्र और शुद्ध माना जाता है, जैसे पंडित जी महाराज। तो धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध का मतलब आप समझें, शुद्ध रुधिर का मतलब ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ऑक्सीजन मिली है, O2 युक्त रुधिर है। शुद्ध का मतलब है O2 युक्त रुधिर बहता है धमनी में। सिराओं में CO2 युक्त, यानी इसमें अशुद्ध रुधिर बहेगा। तो अशुद्ध कौन से को कह रहे हैं? जिसमें CO2 मिला हुआ है, CO2 युक्त रुधिर बहेगा। किसमें? सिराओं में। कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं ऐसी रक्त वाहिनियाँ, ऐसी नलिकाएं जो हृदय से अंगों को रक्त ले जाती हैं। हृदय से कहाँ ले जाती हैं? अंगों को, वो तो कहलाती हैं धमनी। हृदय से अंगों में ले जाएगी, यानी ये हृदय से शुद्ध जाता है, वो तो धमनी। और अंगों से हृदय में लाएंगी, अंगों से हृदय में लाएंगी, वो होती है सिराएं। तो जो हृदय से अंगों की ओर जा रही हैं वो क्या है? धमनी। और जो अंगों से इधर ला रही हैं वो क्या है? सिराएं। तो ये ध्यान रखें इसमें, ये मेन ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब यानी ये वाली हिस्सा
में शुद्ध रुधिर बह रहा है तो यहाँ से ये महाधमनी निकल रही है तो ये हृदय से अंगों की ओर ले जा रही है, ठीक है। और इसमें शुद्ध रुधिर बहता है केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। फुफ्फुस अपवाद है, ध्यान रहो, यहाँ पर फुफ्फुस शब्द आ जाएगा वहाँ अपवाद होगा। फुफ्फुस धमनी में कैसा है, सभी धमनियों में कैसा बह रहा है, शुद्ध, लेकिन फुफ्फुस में कैसा बहेगा, अशुद्ध, ध्यान रखो, अशुद्ध रुधिर बहेगा। आप देख सकते हो यहाँ मैंने इसको फुफ्फुस सिरा लिखा है, तो ये फेफड़ों से हृदय में को रक्त ला रही है तो शुद्ध आ रहा है ना फेफड़ों से, तो ये शुद्ध आएगा, तो शुद्ध इसमें सिरा में बह रहा है। लेकिन सभी सिराओं में कैसा बहता है, अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस सिरा में कैसा बह रहा है, शुद्ध। फुफ्फुस सिरा में कैसा बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। तो ये फुफ्फुस शब्द अशुद्ध यहाँ पर उल्टा है। अब देखो यहाँ पर संकुचन के समय प्रेशर से जाता है अंगों को, तो इसमें हम कह सकते हैं जो धमनियाँ होती हैं उनकी दीवारें मोटी होती हैं। प्रेशर से जाएगा तो मोटा पाइप चाहिए, नहीं तो फट जाएगा। सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, कैसी होती हैं, पतली होती हैं। और ये देखो धमनियाँ गहराई में स्थित होती हैं, इसकी मोटी तो दीवार हो गई, और शरीर में कहाँ पर होती हैं, गहराई में स्थित होती हैं। गहराई में ये ऊपरी भाग में स्थित होती हैं, ऊपरी भाग में, और इनकी दीवारें कैसी होती हैं, पतली हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर नसें दिखाई दे रही हैं, ये रक्त केशिकाएँ, ये ऊपर क्या होती हैं, सिराएँ होती हैं ऊपरी भाग में, और ये गहराई में स्थित होती हैं, मोटी दीवार है, ये क्या है, धमनियाँ। धमनियाँ नीचे पाई जाती हैं मांसल गूदेदार भागों में। तो यहाँ पर ये आप जान चुके हैं धमनी सिराएँ क्या हैं। तो अब ये हृदय से अंगों की ओर ले जा रही है, इसको महाधमनी कहते हैं। दो भागों में बढ़ जाती है, ऊपरी भाग में ऊपरी महाधमनी, निचली महाधमनी, फिर ये सभी अंगों को ले जाती हैं। पूरे अंगों में जाएगा रुधिर, कहाँ जाएगा, अंगों को, अंगों में जाएगा। तो अंगों में क्या होता है, रुधिर जा रहा है, रुधिर के साथ क्या जा रही है, ऑक्सीजन। तो वही ग्लूकोज C6 जो बताया था, H बार है O6 से ये ऑक्सीजन क्या करती है, क्रिया करती है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या बनाती है, ऊर्जा बनाती है, ऊर्जा मुक्त होती है ATP के रूप में। यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है, ये कोशिकीय कार्यों में जल प्रयुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वापस रुधिर प्लाज्मा के साथ मिलकर कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, निचले भागों से, निचले अंगों ऊतकों से यहाँ आ रही है, जहाँ आलिंद में, ऊपर से इधर से आ रही है। तो ये CO2 युक्त रुधिर आता है, ये क्या है, महाशिरा। तो ये निचली महाशिरा है, ये ऊपरी महाशिरा के माध्यम से इसमें आ जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हो 4 चैम्बर थे, है ना। तो यहाँ पर आलिंद निलय कपाट है, यहाँ पर ये अंधचंद्राकार वाल्व में। वाल्व किसे कहते हैं, किसी प्रभाव को एक दिशीय चालू रखने वाली युक्ति क्या होती है, वाल्व। यानी रक्त इसमें से आ सकता है, लेकिन इस निलय में से आलिंद में नहीं जा सकता, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये टाइट बंद हो जाएगा, इसको कहते हैं वाल्व। जैसे कपाट भी हमारे किवाड़ वाल्व होते हैं, एक तरफ खुल जाते हैं, दूसरी तरफ नहीं खुलते। पानी का वाल्व सुना होगा, पानी को टंकी में जाने तो देता है लेकिन वापस आने से रोक देता है। तो ये क्या है, वाल्व। वाल्व क्या होते हैं, एक दिशीय प्रभाव को रखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर वाल्व हैं। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं हृदय। तो हृदय की संरचना बताई थी, बंद मुट्ठी के आकार की, एक गुलाबी रंग का होता है, कहाँ है, वक्षस्थल में, थोड़ा बाईं ओर स्थित रहता है, इधर साइड में। और इसमें 4 चैम्बर बताए थे, ऊपर के दोनों वहाँ आलिंद और नीचे के निलय। तो ये बायां होता है, इधर वाला आपकी तरफ से दायां भाग होगा, लेकिन जिसका है उसके लिए ये बायां है। यानी जिसका हृदय है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हो गया, मेरा ये बायां भाग है और ये दायां भाग है, लेकिन आपकी तरफ से ये वाला दायां होगा। तो ये जिसका है उसके लिए निकाला जा रहा है, तो ये इधर बायां होता है। बाएं भाग में कैसा बह रहा है, शुद्ध रुधिर बह रहा है। दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर बह रहा है। तो यहाँ पर
देखेंगे, थोड़ा सा सर्कुलेशन देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त कैसे चलता है, या रक्त के अंदर, वो हृदय के अंदर रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर मानव में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद, क्योंकि ये सर्कुलेट हो रहा है, वापस हृदय से अंगों में जा रहा है, अंगों से वापस हृदय में आ रहा है, तो कैसा हुआ, बंद। तो मानव के अंदर कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है, बंद रुधिर परिवहन तंत्र होता है, बंद। तो देखते हैं फेफड़ों के अंदर फुफ्फुस है, ये फुफ्फुस से फुफ्फुस सिरा क्यों है ये सिरा, क्योंकि अंगों से हृदय को रक्त जो लाती हैं वो क्या होती हैं, सिराएं। तो इसलिए फुफ्फुस सिरा के माध्यम से शुद्ध रुधिर कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है। कब आता है, बाएं आलिंद में जब शिथिलन होगा, यानी ये फैलेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, तो यहाँ दाब क्या हो जाएगा, कम दाब हो जाएगा, और फेफड़ों के अंदर दाब ज़्यादा है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर रक्त आ जाएगा। यानी जैसे ही इसका आयतन बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, तो यहाँ चूसक दाब उत्पन्न होगा, तो वो खींच के ओर लाएगा। तो जब इसमें शिथिलन होता है उस समय फेफड़ों से फुफ्फुस सिरा द्वारा शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में आकर भर जाता है। अब अगले क्षण क्या होगा, इसमें फिर क्या होगा, संकुचन होगा, यानी अब ये सिकुड़ेगा और ये इसमें शिथिलन होगा। तो यहाँ पर क्रमांकुचन होती है, ये सिकुड़ता है तो ये फैलता है, ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, ऐसे क्रमांकुचन गति होती है। ये अल्टरनेट क्रम में पंप की तरह काम करते हैं। तो एक पंप इधर चलता है, कभी ऐसे नहीं होता, ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, ये फैलेगा तो ये सिकुड़ेगा, ऐसे पंप की तरह काम करते हैं। तो यहाँ अब इसमें क्या होगा, शिथिलन हुआ तो जब इसमें ब्लड आके भर गया, अब जब इसमें संकुचन होगा तो इसमें शिथिलन हो जाएगा, तो यहाँ दाब कम हो जाएगा और यहाँ दाब ज़्यादा होगा, तो ये वाल्व जो द्विबलनी का पार्ट है, इंट्रावेस्कुलर एवी वाल्व है, वो खुल जाएगा और प्रेशर के साथ रक्त इसमें आएगा। अब तुम सोच सकते हो सर ये इसमें दबाव आ रहा है तो ये ऊपर भी तो जा सकता है, अभी बताया यहाँ भी वाल्व है और वाल्व एक दिशा में आने देंगे, ये रक्त को ऊपर नहीं जाने देंगे, ऊपर से नीचे तो आ सकता है, इधर जाने के लिए तो और टाइट बंद हो जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकता। इधर ये वाल्व इधर खुलता है, ये भी वाल्व इधर खुल रहा है, तो रक्त क्या होगा, प्रेशर के साथ वायुनिलय में आके भर जाता है। अब जब इसमें संकुचन होगा तो ये वाल्व टाइट बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इधर ही ला सकता है, ऊपर जाने रक्त को रोक देगा। अब ये यहाँ संकुचन होगा तो ये वाल्व खुल जाएगा, महाधमनी वाला अर्धचंद्राकार वाल्व होता है यहाँ पर, ये खुल जाता है और प्रेशर के साथ रक्त क्या होता है, एक साथ अंगों में जाता है, हमारे हाथ पैर सब में चला जाएगा, प्रेशर के साथ जाएगा। और अंगों में क्या है, रक्त के साथ क्या जा रही है, ऑक्सीजन। तो अंगों में जो भोजन है, ग्लूकोज है, उससे क्रिया करता है, रक्त में जो ऑक्सीजन होती है उसका ऑक्सीकरण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाती है। अब ये ऊर्जा तो कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो गई, जल कोशिकीय कार्यों में प्रयुक्त हो गया कोशिका के अंदर, बची कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है रक्त के प्लाज्मा के साथ मिलकर वापस से घुलकर कहाँ आ जाती है, यहाँ पर आती है। किसके माध्यम से, शिराओं के माध्यम से। शिराएँ आती हैं बहुत सारी, ये महाशिरा में आके खुल जाती हैं सारी, तो शिराओं के माध्यम से यहाँ आती है। कब आएगी, जब इसमें शिथिलन होगा, जब शिथिलन होगा तो यहाँ आयतन बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा, तो ये अशुद्ध रुधिर आकर इसमें भर जाता है। जब इसमें फिर अगले क्षण क्या होगा, संकुचन होगा, उसमें इसमें शिथिलन होगा तो ये वाल्व खुल जाएगा प्रेशर के साथ, इसमें दाएं आलिंद निलय में आ जाएगा, आलिंद से निलय में आ जाएगा। अब इसमें संकुचन होगा तो ये वाल्व तो बंद हो जाएगा, त्रिबलनी वाला, और ये जो अर्धचंद्राकार वाल्व है यहाँ पर ये खुल जाएगा तो ये वापस कहाँ पर फेंक देगा, फेफड़ों में। ये कहाँ जा रही है, फुफ्फुस, यहाँ पर ये फुफ्फुस को जा रही है, फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी द्वारा बाएं और दाएं फेफड़ों में, ये दो भागों में बटी हुई है, आगे चल के तो बाएं और दाएं फेफड़ों में क्या कर देगी, रक्त को भेज देगी। तो इस प्रकार ये दोहरा पंप की तरह काम कर रहा है, पूरा ऑक्सीजन परिवहन चल रहा है। तो मानव रुधिर
परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, फुफ्फुसीय परिवहन और तंत्रिकीय परिवहन। फुफ्फुसीय परिवहन तो ये हो रहा है फेफड़ों से हृदय में आ रहा है, हृदय से फेफड़ों में जा रहा है, यहाँ तक का ये परिवहन है, ये फुफ्फुसीय परिवहन कहलाता है। और तंत्रिकीय परिवहन में क्या होगा, वायु आलिंद से वायु निलय में आ रहा है, निलय से महाधमनी द्वारा अंगों में जा रहा है, अंगों से वापस कहाँ आ रहा है, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आ रहा है। तो ये क्या है, तंत्रिकीय परिवहन है। तो मानव के अंदर रुधिर परिवहन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, फुफ्फुसीय और तंत्रिकीय परिवहन। तो आप देखो रक्त का परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर कहाँ आ रहा है, फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद में। कब, जब इसमें शिथिलन हो रहा है, जब संकुचन होता है फिर इसमें आ जाता है, फिर इसमें संकुचन होता है अंगों में चला जाता है, अंगों से वापस कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर इसमें आता है। कब, जब इसमें शिथिलन होता है तो ज़्यादा कम हो जाएगा तो इसमें आके बढ़ जाएगा यहाँ पर, और फिर इसमें संकुचन होगा तो इसमें चला जाता है, इसमें से इसमें। तो ये लयबद्ध तरीके से काम करते रहते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि एक साथ, ऐसे एक साथ हो जाए तो ये बाल्ब एक दूसरे में फंस जाएंगे और हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। हार्ट अटैक ऐसे ही आता है, जब इसमें लय में डिस्टर्ब होता है तो हार्ट अटैक आता है। तो यहाँ पर धमनियों के अंदर दाब अधिक होता है, धमनियों के अंदर कोई कपाट नहीं होता, यहाँ बाल्ब होते हैं। अवयवों को यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं तो फिर कैसे आ रहा है, तो इसमें बाल्ब होते हैं। ये पानी, ये रक्त ऊपर ही जाने देंगे, नीचे आएगा तो ये बाल्ब बंद हो जाएंगे, रुक जाएगा, नीचे नहीं आ सकता रक्त, वापस ऊपर ही जाएगा। तो इसमें बाल्ब होते हैं, किसमें, शिराओं के अंदर। धमनियों के अंतःभिक्ति में कोई बाल्ब नहीं होते, ये ध्यान रखें। तो ये था मानव हृदय और रक्त परिसंचरण, ये थे रक्त कणिकाएं और रक्त के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।